सूडान। हाँ, एक ऐसा नाम जो हम अक्सर सुनते हैं, खबरों में रहता है, लेकिन शायद जितनी इसकी गहराई है वो खबरों से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये वो जमीन है जो कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, सोचिए जरा, और आज भी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील यहीं पर मिलती है। मतलब उसकी दो धाराएं हैं ना, जी नीली नील और सफेद नील। जी हाँ, उनका संगम स्थल है ये। और ये मिलन सिर्फ पानी का नहीं है, ये सदियों का इतिहास है, संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं जो यहाँ आकर मिलती हैं। सही कहा। नील नदी मतलब सिर्फ एक नदी नहीं है ना? वो तो सूडान की जान है, उसकी जीवन रेखा। बिल्कुल बिल्कुल, प्राचीन काल से आज तक इसी नदी ने इस पूरे इलाके को संभाला है, पाला पोसा है, और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। तो ये जो संगम है, ये सिंबॉलिक भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो आज ऐसा करते हैं, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर सूडान को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, मकसद सिर्फ तथ्य बताना नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि इस पेचीदा लेकिन महत्वपूर्ण देश के ताने बाने को समझें, उसकी पहचान, इतिहास के उतार चढ़ाव, आज की चुनौतियां और शायद भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी एक झलक। हाँ, ये पड़ताल जरूरी है। हम भूगोल से शुरू करेंगे, पहचान को समझेंगे, फिर इतिहास में उतरेंगे जो शानदार भी रहा है और दर्दनाक भी। फिर देखेंगे कि शासन कैसे चला, क्यों इतनी अस्थिरता रही, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जो आज की गंभीर चुनौतियां हैं, उन पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सूडान की लोकेशन से। नक्शे पर देखें तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है ये। जी, और इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। पड़ोसी देशों की लिस्ट देखिए जरा। उत्तर में मिस्र है, दक्षिण में एकदम नया देश दक्षिण सूडान। हाँ, 2011 में बना। पूर्व में इरिट्रिया, इथियोपिया, पश्चिम में चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उत्तर पश्चिम में लीबिया, और फिर पूर्व में लाल सागर का किनारा भी है। ये जो लंबी लिस्ट है ना पड़ोसियों की, यही बताती है कि सूडान कितने अलग अलग प्रभावों के बीच में है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब तरफ से। और लाल सागर वाला तट, वो तो इसे व्यापार और जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत अहम बना देता है। बिल्कुल। और राजधानी खार्तूम जो लगभग बीच में ही है, वो इसी सारे महत्व का सेंटर पॉइंट है। और खार्तूम की बात आई है तो जैसा हमने शुरू में कहा था, वो जादुई जगह जहां सफेद नील और नीली नील मिलती हैं। आप थोड़ा और बता सकती हैं इसके बारे में? ये सिर्फ नक्शे पर एक पॉइंट तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संगम सूडान की पहचान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। आप सोचिए, सफेद नील आ रही है मध्य अफ्रीका की झीलों से, हाँ, और नीली नील आ रही है इथोपिया के पहाड़ों से। दोनों यहाँ मिलती हैं और फिर वो मुख्य नील नदी बनकर मिस्र की तरफ बहती है। अच्छा। तो ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं है, ये दो अलग दुनियाओं से आने वाली जीवन धाराओं का मिलन है। और खार्तूम और पास का शहर उम्दुरमान, वो इसी संगम के किनारे बसे और बढ़े। सदियों से ये व्यापार, संस्कृति, सत्ता का केंद्र रहा है। ये मिलन एक तरह से देश की एकता और विविधता दोनों का प्रतीक बन गया है। हालांकि विडंबना ये है कि एकता हासिल करना अक्सर बहुत मुश्किल साबित हुआ है। यहाँ एक और बात है जो दिलचस्प है। आपने शुरू में कहा था सूडान कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। ये बात आज शायद बहुत लोगों को याद भी ना हो। 2011 में दक्षिण सूडान का अलग होना, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, ये सूडान के आज के इतिहास की शायद सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसने सिर्फ देश का नक्शा या साइज नहीं बदला, इसके आर्थिक और सामाजिक असर बहुत गहरे हुए। सूडान ने अपना लगभग 3/4 तेल भंडार खो दिया, क्योंकि वो ज्यादातर दक्षिणी हिस्से में था। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। और इस बंटवारे ने वो गहरी दरारें भी खोल दी जो दशकों से, शायद सदियों से उत्तरी और दक्षिणी सूडान के बीच थीं। जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक फर्क जिन्हें पहले अंग्रेजों ने और फिर बाद की सरकारों ने और गहरा ही किया। तो ये दिखाता है कि कैसे राजनीति जो है वो भूगोल और संसाधनों को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल, नाटकीय रूप से बदल सकती है। तो ये तो हुई भूगोल और हाल के इतिहास की बात, लेकिन सूडान के इतिहास तो बहुत पुराना है, बहुत समृद्ध। ओह, बहुत ज्यादा समृद्ध। हम अक्सर मिस्र की प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं ना? हाँ, पिरामिड्स वगैरह। जी, लेकिन उसी के ठीक दक्षिण में, आज के सूडान वाले इलाके में, कुश की एक बहुत शक्तिशाली सभ्यता थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक। अच्छा। कुश ने न सिर्फ मिस्र से बराबरी का रिश्ता रखा, बल्कि एक जमाना ऐसा भी आया जब कुश के राजाओं ने मिस्र पर राज किया। उन्हें काले फैरो कहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और मेरोए शहर जहां उनके अपने पिरामिड हैं, वो इसी सभ्यता की ताकत और उनकी कला का सबूत है।
ये वो विरासत है जिस पर सूडान आज भी नाज कर सकता है। बिल्कुल, ये जानना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, कुश सभ्यता के बाद क्या हुआ इस इलाके में? कुश जब कमजोर पड़ा तो यहाँ कई छोटे छोटे राज्य बने। बाद में ईसाई धर्म आया, फिर इस्लाम का असर बढ़ा। फिर 19वीं सदी में कहानी बदलती है। मिस्र ने, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने सूडान पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और उसके बाद 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन भी आ गया। ब्रिटेन ने मिस्र के साथ मिलकर सूडान पर कंट्रोल कर लिया। इसे एंग्लो इजिप्शियन सूडान कहते थे और ये राज चला 1956 तक। और 1956 में सूडान को मिली आज़ादी। एक नया देश बना, बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया, आज़ादी के बाद का सफ़र आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी थोड़ी दुखद हो जाती है। आज़ादी मिलते ही देश अंदरूनी झगड़ों में फंस गया। उत्तर, जो ज्यादातर अरब और मुस्लिम था, और दक्षिण, जहां अफ्रीकी कबीले थे, ईसाई या अपने पारंपरिक धर्मों को मानने वाले लोग ज्यादा थे। उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। मसले क्या थे? संसाधनों का बंटवारा, राजनीति में किसकी कितनी चलेगी, शरिया कानून लागू करना है या नहीं, इन सब पर गहरे मतभेद थे। और शायद यही मतभेद पहले गृह युद्ध की वजह बने। हाँ, पहला गृह युद्ध तो 1955 में ही, मतलब आजादी से थोड़ा पहले ही शुरू हो गया था और 1972 तक चला। फिर कुछ साल शांति रही, लेकिन 1983 में दूसरा गृह युद्ध शुरू हो गया। और ये वाला तो कहीं ज्यादा लंबा चला, ज्यादा भयानक साबित हुआ। लगभग 22 साल, लाखों लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बाप रे, 22 साल? जी। और इसी दूसरे गृह युद्ध ने आखिरकार 2011 में दक्षिण सूडान के जन्म की जमीन तैयार की। ये दिखाता है कि आजादी के बाद एक देश बनाना कितना मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है, खासकर जब इतिहास और संस्कृति के बंटवारे इतने गहरे हों। और दुख की बात यह है कि ये अस्थिरता का सिलसिला 2011 के बाद भी रुका नहीं। हाल के सालों में भी हमने तख्तापलट देखा है और अब एक और बहुत ही भयानक संघर्ष चल रहा है। दुर्भाग्य से हाँ, 2019 में उमर अल बशीर, जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति थे, उन्हें जन विरोध के बाद सेना ने हटा दिया। हाँ, वो तो बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल, एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब लोकतंत्र आएगा। एक मिलीजुली सरकार बनी भी, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों थे। लेकिन 2021 में सेना ने फिर से पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। और फिर अप्रैल 2023 से हालात और बिगड़ गए। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये आरएसएफ क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे? जरूर। आरएसएफ एक बहुत ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी जड़ें दारफुर संघर्ष के दौरान सरकार की बनाई हुई जंजावीद मिलिशिया में हैं। अच्छा, वो जंजावीद? हाँ, धीरे धीरे ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और ताकतवर फोर्स बन गई। इसके अपने आर्थिक हित भी हैं, खासकर सोने की खादानों में। सेना और आरएसएफ पहले साथ थे, मिलकर बशीर को हटाया, फिर 2021 का तख्ता पलट भी किया। लेकिन सत्ता और कंट्रोल को लेकर उनके बीच अंदरूनी झगड़े बढ़ते गए, जो आखिरकार अप्रैल 2023 में खुली लड़ाई में बदल गए। तो ये एक तरह से सत्ता के दो पावर सेंटर आपस में भिड़ गए। मोटे तौर पर हाँ, लेकिन इसके नतीजे आम लोगों के लिए बहुत भयानक रहे हैं। खार्तूम में, दारफुर में और देश के दूसरे हिस्सों में जबरदस्त लड़ाई हुई है। हाँ, खबरें तो बहुत बुरी आ रही थी। सूडान की अस्थिरता के उसी दुखद पैटर्न को आगे बढ़ाती है, जहां फौजी ताकतें अक्सर राजनीति पर हावी हो जाती हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस जो जानकारी उपलब्ध है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी राजनीतिक और सैनिक उथल-पुथल के बीच सूडान का समाज कैसा है? आपने पहले विविधता की बात की थी। हाँ, सूडान बहुत विविधताओं वाला देश है। अरबी और अंग्रेजी ऑफिशियल भाषाएं हैं, लेकिन सैकड़ों लोकल भाषाएं और बोलियां हैं। सैकड़ों? वाह। जी। धर्म की बात करें तो इस्लाम प्रमुख है, ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन ईसाई भी हैं और पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को मानने वाले भी हैं, खासकर नूबा पहाड़ जैसे इलाकों में। और जातीय रूप से भी यहाँ अरब और अफ्रीकी पहचानों का एक बहुत मिला जुला कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये विविधता एक तरफ तो देश की सांस्कृतिक ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने देखा, ये राजनीतिक तनाव और लड़ाई झगड़े की वजह भी बनती रही है। लेकिन क्या इतने झगड़ों के बाद भी ये सांस्कृतिक रंगत बची हुई है? हाँ, काफी हद तक बची हुई है। सूडान का संगीत बहुत खास है। उसमें अफ्रीकी रिदम और अरबी धुनों का मेल है। यहाँ की शायरी, साहित्य की भी लंबी परंपरा है। अच्छा। सूफी इस्लाम का असर भी बहुत गहरा है। उनके जिक्र होते हैं, त्योहार होते हैं, वो सामाजिक जिंदगी का अहम हिस्सा है।
पारंपरिक नाच गाने, हाथ की कारीगरी और मेहमान नवाजी, ये सब सूडानी कल्चर के ज़रूरी पहलू हैं जो इन मुश्किल हालात में भी जिंदा हैं। ये अरब और अफ्रीकी परंपराओं का एक अनूठा संगम है जो इसे एक खास पहचान देता है। चलिए आज जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं। दक्षिण सूडान के अलग होने से तेल वाले राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। तो अब सूडान की इकोनॉमी किस चीज पर चलती है? देखिए, खेती अभी भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग इसी में लगे हैं। कपास, मूंगफली, गन्ना और अरबी गोंद यानी गम अरेबिक, ये मुख्य फसलें हैं। अरबी गोंद वो क्या होता है? अरबी गोंद एक पेड़ से निकलने वाला रेजिन है जो खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। सूडान दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है इसका। अच्छा, ये तो नहीं पता था। हाँ, इसके अलावा पशुपालन भी बहुत अहम है और मिनरल्स में सोना सबसे जरूरी है। हाल के सालों में सोने की माइनिंग बढ़ी है, हालांकि इस पर कंट्रोल को लेकर भी झगड़े रहे हैं, जैसा हमने आरएसएफ के बारे में बात की थी। हाँ, वो सोने वाली बात। और मुद्रा सूडानी पाउंड है। जी, सूडानी पाउंड, जिसकी वैल्यू हाल के सालों में बहुत ज्यादा गिरी है। और इन लड़ाइयों और जो पहले प्रतिबंध लगे थे, उनका अर्थव्यवस्था पर कैसा असर रहा है? असर बहुत ही बुरा रहा है, बहुत गहरा। दशकों की लड़ाई ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। सड़कें, रेल लाइनें, बिजली, सब बहुत बुरी हालत में है। अमेरिका ने जो लंबे समय तक आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, हालांकि कुछ अब हट गए हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया। और ये जो अभी लड़ाई चल रही है, इसने तो बची खुची इकोनॉमी की भी कमर तोड़ दी है। मतलब कैसे? बैंक बंद हो गए, व्यापार रुक गया, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। गरीबी और बेरोजगारी तो पहले से ही बहुत ज्यादा थी, अब और बढ़ गई है। ये आर्थिक मुश्किलें देश की राजनीतिक स्थिरता को और बढ़ाती हैं। एक तरह का दुष्चक्र बन गया है ये। कुछ बड़े शहरों का भी जिक्र कर लेते हैं। खार्तूम के बारे में तो हमने बात की, और कौन से शहर हैं जो अहम है? देखिए, खार्तूम असल में 3 शहरों का हिस्सा है। खार्तूम, उम्दुरमान और खार्तूम नॉर्थ यानी बाहरी। इन्हें मिलाकर ट्राई कैपिटल एरिया कहते हैं। अच्छा, 3 शहर। जी। उम्दुरमान जो सफ़ेद नील के पश्चिमी किनारे पर है, उसे अक्सर सूडान का कल्चरल और हिस्टोरिकल हार्ट माना जाता है। वहाँ बड़े बड़े बाजार हैं, सूफी दरगाहें हैं, उसका अपना एक अलग रुतबा है। फिर पूरब में लाल सागर के तट पर है पोर्ट सूडान। ये देश का मेन पोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लाइफलाइन जैसा। अच्छा। और ये जो अभी लड़ाई चल रही है, इसमें पोर्ट सूडान थोड़ा बचा रहा और एक तरह से अस्थायी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बन गया। तो हमने भूगोल देखा, इतिहास, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था। अगर अब हम सूडान के सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं उन्हें समेटना चाहें तो वो क्या होंगी, एक लिस्ट की तरह? चुनौतियां बहुत हैं और बहुत गंभीर हैं। सबसे पहली और सबसे भयानक चुनौती तो यही है जारी गृहयुद्ध और फैली हुई हिंसा, खासकर दारफुर जैसे इलाकों में जहां जातीय हिंसा का इतिहास बहुत लंबा और दर्दनाक रहा है। हाँ, दारफुर का नाम तो बहुत सुना है। जी। दूसरी बड़ी चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता का ये कभी न खत्म होने वाला चक्कर। सेना का दबदबा, लोकतंत्र लाने की कोशिशों का बार बार फेल होना। तीसरी, गहरा आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चौथी चुनौती है भ्रष्टाचार, जो हर लेवल पर फैला हुआ माना जाता है। और इन सबका इंसानी पहलू लोगों पर क्या बीत रही है? बिल्कुल, वही सबसे अहम है। नतीजा एक भयानक मानवीय संकट है। लाखों लोग अपने घरों से भाग चुके हैं, या तो देश के अंदर ही भटक रहे हैं या पड़ोसी देशों में शरण ली है। लाखों लोग? जी, लाखों। खाने की भारी कमी है, हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह चरमरा गई हैं, लाखों लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। और ये सिर्फ सूडान के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि पड़ोसी देश खुद भी कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। सही बात है। इन चुनौतियों की गहराई को समझना जरूरी है। ये सिर्फ खबरें या आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों इंसानों की जिंदगियां हैं जो दांव पर लगी हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि सूडान एक तरह के विरोधाभासों से भरा देश है। एक तरफ कुछ सभ्यता की वो महान विरासत है, नील नदी का आशीर्वाद है, अलग अलग संस्कृतियों का मेल है, जमीन के नीचे दौलत भी है जी। और दूसरी तरफ दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता, भयानक गृह युद्ध, बंटवारे का दर्द और आज एक गहरा मानवीय संकट। ये तस्वीर बहुत कॉम्प्लेक्स है और दुखद भी है। हाँ, और सूडान को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है,
इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और सहेल रीजन के बीच एक पुल जैसा बनाती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ अगर शांति नहीं होगी तो इसका सीधा असर पड़ोसी देशों पर और पूरे इलाके की सुरक्षा पर पड़ेगा। हाँ, लाल सागर पर इसकी मौजूदगी इसे इंटरनेशनल शिपिंग के लिए भी अहम बनाती है। तो यहाँ जो होता है उससे दुनिया को फर्क पड़ता है और इंसानी चिंताएं तो सबसे ऊपर हैं ही। सही कहा। फिलहाल सूडान शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की तलाश में एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अनिश्चित रास्ते पर है। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। कि जब किसी देश में इतिहास की दरारें इतनी गहरी हों, जब दशकों की लड़ाई में भरोसे को बिल्कुल खत्म कर दिया हो और जब बाहरी ताकतें भी अपना खेल खेल रही हों, तो ऐसे में स्थिरता कैसे आए, सुलह कैसे हो, एक साझा भविष्य कैसे बने? सूडान के लोग आखिर कैसे स्थायी शांति और एक स्थिर, सबकी भागीदारी वाली व्यवस्था हासिल कर सकते हैं? इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं और क्या इस अंधेरे में भी उम्मीद की कोई किरण नजर आती है?